देखते हैं मित्रों, आगे हम देखते हैं मिशन लेखपाल के तहत अगले टॉपिक सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो फिर देखते हैं सांख्यिकी आंकड़ों। सांख्यिकी के आंकड़े हर जगह उपयोगी होते हैं, जैसे जनगणना है, बाघ की गणना है या बजट है। इन सब में हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं और पिछले आंकड़ों से और वर्तमान आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और इसी तरह से भविष्य के आंकड़ों को हम निकाल सकते हैं। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है अर्थव्यवस्था में और विज्ञान में, हर जगह महत्व है। तो हम देखेंगे पहले सांख्यिकी आंकड़ों को वर्गीकरण में। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा। डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं सूचनाएं, उनको हम डाटा के रूप में कलेक्ट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक, और एक होते हैं द्वितीयक। प्राथमिक डाटा वे होते हैं जो कोई व्यक्ति स्वयं जाकर और क्षेत्र से उस डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे जनगणना ले लेते हैं। जनगणना में जो संगणक होते हैं, जो जनगणना करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो घर घर जाके डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह के डाटा को हम कहते हैं प्राथमिक डाटा या प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े। फिर उन्हीं आंकड़ों को कलेक्ट करके एक जगह पे अन्य सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो जो व्यक्ति उन प्राथमिक आंकड़ों से द्वितीयक सूचनाएं प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी। प्राथमिक और सेकेंडरी। तो डाटा हमको समझ में आ गया। प्राथमिक जो होते हैं जो स्वयं व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो प्राथमिक आंकड़ों पर डिपेंड होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखते हैं गुणात्मक वर्गीकरण और वर्गांतर कर सकते हैं। गुण के आधार पर, जैसे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, साक्षरता के आधार पे आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। अब जाति में भी हम देख लेते हैं, जैसे जनरल के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, फीमेल के, ईडब्ल्यूएस के या दिव्यांग के, हैंडीकैप्ड। इस तरह से हम जातिगत आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर हम एकत्र कर लेते हैं। इसमें भी और हो सकते हैं, जनरल में भी, ओबीसी में भी। अब हम धार्मिक आधार पर देखें। धार्मिक आधार पर भी हम एक आंकड़े एकत्रित करते हैं, जैसे धर्मगत जातिगत जनगणना, धर्मगत जनगणना कि हिंदू आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, सिख, जैन, बौद्ध आदि आदि। इस तरह से धर्मगत जनगणना हम कलेक्ट करते हैं। साक्षरता पे भी हम कई तरह से करते हैं। इसमें हम देखेंगे पुरुष, महिला देख लेते हैं, पुरुष। अब पुरुषों में देख लेते हैं कितने साक्षर हैं, महिलाओं में कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। पुरुष में हमने अलग कर लिया साक्षर कितने हैं, कितने निरक्षर हैं। इसी तरह से महिलाओं में हम अलग कर लेते हैं कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर हैं। फिर बच्चों में देख लेते हैं, 0 से 7 साल देख लेते हैं। इस तरह से हम साक्षरता के आंकड़ों को भी उनके गुणों के आधार पर हम एकत्र कर लेते हैं। इस साक्षरता को धर्म में भी देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में कितने साक्षर है, कितने निरक्षर हैं, मुस्लिम धर्म में कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, साक्षरता दर कितनी है किसमें। इस तरह से हम बाल लिंगानुपात को भी निकाल सकते हैं, किस धर्म में कितना है लिंगानुपात है। जो जनसंख्या के आंकड़े होते हैं जनगणना के, वो गुणात्मक आधार पर लिए जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम आते हैं वर्गांतर। वर्गांतर देखा होगा आपने कि मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं मजदूरी। किसी एक कारखाने को हम लेते हैं और कारखाने में हम लोग देखते हैं विभिन्न वर्गों के लोग मजदूरी करते हैं। तो मान लीजिए 0 से 10 वर्ग, ये वर्ग अंतराल ऐसे लेंगे कि मान लीजिए 10 रुपए तक या 10,000 रुपए तक के कितने मजदूर काम करते हैं। मान लीजिए 3 मजदूर काम करते हैं। 20 से 30,000 तक के लोग यहाँ 100 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। अब 20 से 30 वाले 20,000, 20 मजदूर हैं, और 30 से 40 तक के मान लीजिए 10 हैं। इस तरह से हम वर्गांतर ले लेते हैं, वर्ग का अंतर कि 0 से 10 रुपए। अब इसमें कई चीजें होती है वर्गांतर में, देखेंगे ये इनकी भी बारंबारता होती है, इसको बारंबारता कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल।
वैकेंसी मिलते हैं 0 से 10,000 रुपए तक के। कितने लोग कमा रहे हैं? 30। 20 से 30 तक 20, 30 से 40 तक 10 लोग कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वहां पे। अब अगर हमको 0 से 40 तक का पूछा जाए पूरा, तो ये हमारा योग हो जाएगा 60। पूरा पूछा जाए कि 0 से 40 तक या 0 से 30 तक का पूछ लिया जाए कितने लोग वहां मजदूरी करते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से संचयी बारंबारता होती है, इसी बारंबारता को हम जोड़ते जाते हैं। यानी 30 है तो यहाँ 30 रहेगा। अगली जो हम संचयी बारंबारता जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 50 हो जाएगा। फिर अगली हम जोड़ के यहाँ भी लिखेंगे 50 में फिर ये 10 जुड़ेगा और 60 हो जाएगा। इस तरह से हम संचयी बारंबारता भी निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ग की सीमा क्या चीज होती है। ये है वर्ग 0 से 10। तो इसमें 0 से 10 को हम वर्ग की सीमा कहते हैं। इसमें दो सीमाएं होती हैं, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा। निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। तो निम्न सीमा देखते हैं मित्रों 0, सबसे जब कम होगी उसको हम निम्न सीमा कहेंगे, 0 है। और उच्च सीमा 10 है। तो वर्ग सीमा को हम समझ गए कि इसकी वर्ग की सीमा 0 से 10 तक है। दूसरा हम वर्ग विस्तार देखते हैं, इस वर्ग का विस्तार कितना है। तो उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा को घटाकर हम निकाल सकते हैं कि वर्ग की सीमा कितनी है, 10। किसी की भी निकालेंगे वर्ग सीमा लगभग सब में बराबर, 30 में से 20 10 आएगा, 40 में से 30। इसी तरह से वर्ग का अंतराल किया ही जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के, निम्न सीमा धन उच्च सीमा को 2 से भाग दे देंगे। यानी अगर हमारा 0 धन 10 है तो 2 से भाग देंगे 5। अगली सीमा 20 और 30 को हम जोड़ के भाग देंगे, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो वर्गांतर हमको देखने में आ रहा है कि 20 के इंटरवल में बढ़ता जा रहा है, 30-40 में 70 आएगा। तो इसका मध्यांतर हम देख लेंगे, मध्यांतर या मध्य बिंदु 5, इसका 25, इसका 35। यहाँ 10 से 20 एक हो सकता था, अगर 10 से 20 भी रहेगा तो वो हो जाएगा 15। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तक क्राइस इंटरवल रहता है। तो हम देखेंगे ये 10 के गुणा में बढ़ रहा है, 10, 5, 15, 10, 10 क्या अंतर आ रहा है, 15, 25, 35, 45 आ जाएगा। ये आगे जिस प्रश्न करेंगे उसमें मिलेगा। तो मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे, इसका निकला है, इसका निकला है। अगली चीज है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, ये अक्सर होता है। बारंबारता हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ बताया 0 से 10 में 30 लोग, तो ये इसकी बारंबारता है, इस वर्ग की बारंबारता है 30। 10 से 20 में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो उसकी हम बारंबारता लिखेंगे, देखेंगे कि ये इसकी बारंबारता है। संचयी बारंबारता में हमने बता दिया, यहाँ बारंबारता हमने बता दिया, संचयी बारंबारता बता दिया। अब हम कुछ चीजें और देखेंगे, समांतर माध्य। 3 चीजें हमको इसमें देखना है, समांतर माध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक। साधारण प्रश्न ही पूछे जाएंगे, हालांकि समांतर माध्य में कई नियम है हमको। यार इसको हम एम मान लेते हैं, ठीक है, इसको एम मान लेते हैं, एम ई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एम ओ, ठीक है, एम एन ई एम ओ। समांतर माध्य में हम देखेंगे इसको सिग्मा एक्स अपान एन, ये हो सकता है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन हो सकता है, अभी हम तार दे रहे हैं, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान एन हो सकता है, सब कैपिटल में कर देंगे। होता क्या है मित्रों, सिग्मा एक्स कोई जो आंकड़े डाटा दिए हुए रहते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि 5 लोग हैं, 5 लोग, उनका वेट 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो और 25 किलो वेट है। तो उनका समांतर माध्य पूछ लिया जाता है। तो 5 आंकड़े हैं, हम इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इनको हम सबको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, पांचों को हम जोड़ लेते हैं।
तो 25 35 20 30 30 60 70 5 75, यहाँ देखते हैं 75 5 है कुल टोटल एन, यानी कितने हैं टोटल 5। सिग्मा एक्स का मतलब इनका योग और एन का मतलब होता है कितने डाटा है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो ये उत्तर जाएगा 5 × 5 = 25। ये आंसर हो जाएगा कि समांतर माध्य इतना है। सिग्मा एफ एक्स में क्या होता है मित्रों, अगर वर्ग दिया है तो उसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे और ये एक्स हो जाएगा और ये बारंबारता एफ, फिर इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, एक्स एफ और एफ एक्स। मान लीजिए 5 आ रहा है, इसके 2 हैं, 15 आ रहा है, इसके 3 है, 25 आ रहा है, इसके 2 हैं। तो हम इनका मान लीजिए आंकड़े दिए हुए हैं, हम इसका गुणा कर लेंगे, यानी आपका ये बारंबारता दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है या आंकड़े दिए हुए हैं, हम इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। 5 दूनी 10, 15 के 45, 25 गुना 50। इसको हम जोड़ लेंगे, जो जोड़ेंगे वो हमारा होगा सिग्मा एफ एक्स, और ये जो जोड़ेंगे वो हमारा हो जाएगा एन। 50 40 90 और 10 100 105। इस तरह से हम सिग्मा एफ एस निकाल लेंगे। इसमें एक क्या होता है, विचलन होता है। कोई आंकड़े दिए हुए हैं, उनमें से हम किसी एक को विचलन मान लेते हैं, मान लीजिए मध्य का ही विचलन माना जाता है अधिकतर, इसको मान लेते हैं ए। सिग्मा विचलन है, सिग्मा एफ डी मान हो जाएगा। विचलन निकाल लेते हैं और उसमें से हम सभी आंकड़ों को माइनस करते जाते हैं, उसके बाद उनका योग कर लेते हैं। आगे प्रश्नों को भी हम हल कराएंगे, उसे स्वयं बताएंगे। और इस तरह से 3 सूत्र, सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एफ एक्स अपान एन और विचलन सिग्मा एफ डी अपान एन। माध्यिका में क्या होता है, कोई भी इसमें डाटा जो दिए रहते हैं 5 25 15 20 45, ये 2 विधियां हैं। पहले हम देखेंगे सम संख्या का, 1 2 3 4 5। विषम संख्या में उसका दूसरा सूत्र है, अगर सम संख्या में होता है तो उसका दूसरा सूत्र है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों में से किसी भी क्रम में हम कर सकते हैं। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं। 5 15 20 25 एवं 45 एक निश्चित क्रम में होगा। इसके बाद हम 2 विधियां बताएंगे, आगे बताते हैं। दोनों विधि से सम का और विषम का हम मिला देंगे। अगर सम संख्या यानी अगर 4 ही होते, इसमें 4 होते तो ये सम है, तो n/2 दूसरा पद का मान हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। अगर विषम होता है, यहाँ देखिए विषम, अगर ये सम है अगर तो ये, और विषम अगर है तो n+1/2 वहां पर। इस तरह से निकालते हैं। आगे प्रश्न को करें। बहुलक का मतलब होता है किसी भी श्रेणी में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे हम इसमें देखें, इसमें हम देख लेते हैं, तो इसकी बारंबारता 3 सबसे अधिक बारंबारता है, तो वो हमारा बहुलक होगा। या कोई श्रेणी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 5 3 6 3 7 3 2 3 1 3। अब इस श्रेणी में हम देखेंगे कोई भी संख्या दी है, हमको सबसे केवल ये ध्यान देना है किस संख्या को कई बार लिखा गया है या सबसे अधिक बार जिसको लिखा गया है। तो हम बोला करेंगे 3 1 2 3 4 5 और 6, सबसे ज्यादा बार 3 लिखा गया है। इसका मतलब 3 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, तो इसका उत्तर बहुलक हो जाएगा 3। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इस तरह से मित्रों निकाल लेंगे। माध्यिका में हमने अभी आगे बताते हैं। माध्यिका का मतलब ये होता है मध्य का, लगभग मध्य की संख्या हमको निकालनी है। अगर 5 होता तो 5 धन 1/2 यानी 6/2 तीसरा पद ये उत्तर हो जाता। इस तरह से हम
प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये 3 टर्म्स है जो हमको पढ़ना है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आगे के प्रश्नों में हम हल करते हैं मित्रों। देखते हैं 3 प्रश्नों को यहाँ देखते हैं मित्रों। 10 बच्चों का भार क्रमशः दिया हुआ है 44, 44, 45, 45, 48, 52, 38, 40, 42 और 56 किलोग्राम। एक एक बच्चे का भार दिया हुआ है। हम इनका समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य कौन होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम पदों का योग कर लेते हैं, इन सब का योग कर लेते हैं। 40, 44, 45, 45, 48, 52 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 56। कितने पद हैं? 10 बच्चे हैं, तो 10 से भाग देंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योग कर लेंगे हम। 6 2 8 16 450 योग आ रहा है। पदों की संख्या 10 से भाग देंगे, हमारा 45 जो है उत्तर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम देखेंगे, हमने समांतर माध्य निकाल लिया। ये किलोग्राम में है तो इसको हम किलोग्राम लिख लेंगे। 45 किलोग्राम जो उनका औसत आ रहा है भार, वो औसत भार आ रहा है 45 किलोग्राम। इसे ही समांतर माध्य कहते हैं, औसत। दूसरा प्रश्न में तो देखेंगे, इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है कि 40 लोग हैं, जिनमें 40 किलोग्राम वाले 8 लोग हैं, 41 किलोग्राम वाले 4 लोग हैं, 42 किलोग्राम। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न। भार किलोग्राम में दिया हुआ है सूची में, फिर बारंबार दिए। भार दिया 40 किलोग्राम, बारंबार 8, 41 की 4, 42 की 6, 43 की 10, 44 की 6 और 45 की 6। तो इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने के लिए इसको फार्मूला हमारा है सिग्मा fx अपान n। इस फार्मूले के तहत हम देखेंगे तो हमको x मालूम है, भार किलोग्राम जिसको x कहेंगे, और बारंबारता को f कहेंगे। हमें जरूरत है बारंबारता गुणे भार का गुणा करेंगे। सिग्मा fx 40 का 8 में गुणा करेंगे, ये टेबल हमको मिल जाएगा, इनका योग कर लेंगे, ये योग आ जाएगा 1700। और ये हमारे 40 लोगों का भार दिया हुआ है, यानी 40 किलोग्राम वाले 8 लोग हैं, 41 किलोग्राम वाले 4 लोग हैं। इस तरह से हमको यह पता है सिग्मा fx हमारा निकल गया, इनका योग कर लेंगे, जो योग आएगा उसे हम सिग्मा fx कहेंगे। अब हम इस सूत्र में रख देंगे समांतर माध्य बनाओ सिग्मा fx अपान n। 1700 में 40 से भाग देंगे, भाग देने के बाद 42.5 किलोग्राम उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न इस तरह का आता है, कुछ लोगों का भार दिया, आयु दी गई है 25 साल, 23 साल, 30 साल, 32 साल, 47 साल, 42 साल, 57 साल इत्यादि। अब हमको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना है, इनको हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, सबसे पहला क्रम। तो हम पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो 23, 25, 30, 32, 42, 45 और 57 लिख लेते हैं। इस तरह से हमें ये संख्या प्राप्त होगी। अब हमको माध्यिका निकालनी है, तो हमको पहले देखना होगा कि पदों की संख्या सम में है या विषम में है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम में है। तो विषम में अगर संख्या दी हुई तो हमको फार्मूला लगाना है n+1/2 में पद का मान।
तो n कितना है हमारा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 है चौथा पद। तो जो हमारा आरोही क्रम में रहेगा तो हम चौथा पद देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये 32 के हमारा आ रहा है आरोही क्रम में। तो ये 32 किलोग्राम उत्तर हो जाएगा हमारा माध्यिका। इस सारणी की माध्यिका जो आएगी वो 32 किलोग्राम। इसी तरह से यदि समपद हो, इसी को हम यदि ले लें, समपद में है 47 तक दिया, ये हमने दिखाया था। ये विषम पद के लिए हमने दिखाया था, विषम पद के लिए हमने ये वाला दिखाया था, और सम पद के लिए हमने ये दिखाया था। 157 को हमने छोड़ दिया था इसमें। 23 25 30 32 42 47, 1 2 3 4 5 6 पद है यानी सम संख्या में। तो ये सम पद हो गया, तो इसकी हम निकालेंगे n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। तो अब हम देखेंगे n/2 यानी 7 6 है, तो 6/2 तीसरा पद, तीसरे पद और चौथे पद 1 2 3 4। तो तीसरा पद हमारा है 30 और चौथा पद है हमारा 32। तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 प्लस 32/2, योग कर लेंगे 62/2 यानी 31। तो यहाँ देखेंगे 31 किलोग्राम आ जाएगा उत्तर। इस तरह से सम और विषम पदों की हम माध्यिका निकालना देख लेंगे। इसके आगे भी देखते हैं। हाँ तो मित्रों, स्वागत है आपका, वेलकम। चौथे भाग सांख्यिकी आंकड़ों को वर्गीकरण मिशन राजस्व लेखपाल में हम देखेंगे सांख्यिकी आंकड़े। आंकड़े जैसे हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, डाटा, डेटम का बहुवचन डाटा। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक डाटा जो स्वयं एकत्र किया जाता है, और द्वितीय डाटा जो प्राथमिक डाटा पे जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं। अब पहला चीज आता है सारणियन। इसमें हम देखते हैं सारणियन क्या होता है। देखेंगे सारणियन, ये जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इन डाटा को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है, उसे कहते हैं सारणियन। अब सारणियन होते कई प्रकार के हैं। सारणियन कई प्रकार के हो सकते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्विसारणिक और बहु। इसमें एक ही प्रकार के आंकड़ों को लिया जाता है, इसमें 2 गुणों को लिया जाता है और इसमें कई गुणों को लिया जाता है। इसमें जैसे एकल सारणी में हमने ले लिया जनसंख्या, जनसंख्या के आंकड़े में प्रस्तुत कर दिए, जनसंख्या इतनी है, यहाँ की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या इतनी है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या इतनी। तो ये एकल आंकड़ा हो गया। अब द्विसारणी में उसी जनसंख्या को, अगर जनसंख्या में हम मेल फीमेल को ले लेते हैं, महिलाओं की जनसंख्या इतनी, पुरुषों की जनसंख्या इतनी, तो द्विसारणी हमारे पास प्राप्त जाती है। बहु में हम इसी तरह से कई गुण ले सकते हैं, इसी जनसंख्या में महिलाओं में ही जनसंख्या में 2 प्रकार की, मेल फीमेल, और फिर इसमें जो है शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित और अशिक्षित, इसी प्रकार से और बहुत से गुणों को ले लेते हैं हम, तो वो एकल, द्वि और बहु सारणी तैयार कर ली जाती है। अब देखते हैं आंकड़ों का निरूपण। बारंबारता हमने बताया, बारंबारता में देख लेते हैं एक बार फिर से। बारंबारता क्या चीज होती है? मान लीजिए किसी गांव में 10 परिवार हैं, किसी गांव में 10 परिवार हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 है,
3 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 15,000, 5 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 है। अब हमने देखा कि 10 परिवारों का हमने आंकड़ा एक इकट्ठा कर लिया, तो यहाँ 10,000 वाले कितने परिवार है? 2, तो ये बारंबारता हो जाएगी। 10,000 कमाने वाले 2 परिवार है गांव में, तो ये इसकी बारंबारता हो जाएगी। 15,000 कमाने वाले 3 परिवार है, 3 बारंबारता हो जाएगी। और 5,000 कमाने वाले 5 है, तो बारंबारता 5 है। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, इन्हीं बारंबारताओं को क्रम से जोड़ते रहते हैं। 2, 3 भी जुड़ता है, 3, 2, 3, 5, और फिर 5 पे 5 जुड़ जाता है 10। ये संचयी बारंबारता इस तरह से निकाल लेते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं अब हम आंकड़ों का निरूपण कैसे करेंगे। आंकड़े हमारे पास इकट्ठा होंगे, संगणक द्वारा या जो भी है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा, जो भी हमारे पास डाटा। अब इन आंकड़ों का निरूपण यानी प्रस्तुति का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो हम देखेंगे रेखा चित्र। हम लोग देखें ग्राफ पेपर पे एक्स अक्ष वाई अक्ष पे बनाते हैं, एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे बनाते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब किसी भी आंकड़े को मान लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं परिवार, किसी गांव के 5 परिवार, 10 परिवार, 15 परिवार, 20 परिवार ले लिया। और यहाँ पे आमदनी ले लेते हैं, मान लीजिए आमदनी 1,000, 2,000, 3,000, 100 आने से करते हैं। मान लीजिए 5 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1,000 है, तो इसके सिद्धांत पे हम यहाँ से सीधे ले लेंगे। 2,000 वाले 15 परिवार है, यहाँ ले लेंगे। 3,000 वाले 10 परिवार है मान लीजिए, तो हम यहाँ ले लेंगे। और इन को हम मिला देते हैं, तो ये जो हमें रेखा प्राप्त होती है, इस तरह से जो चित्र हमको प्राप्त होता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। दूसरा हम आते हैं दंड चित्र पे। इस तरह हमें रेखा चित्र प्राप्त हो गई, एक तरफ आय होगी, आय या आमदनी, और दूसरी तरफ परिवार हो गए। अब दंड चित्र पे आते हैं। दंड चित्र क्या होता है, मान लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50। इधर ले लेते हैं, मान लीजिए 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ऐसे हम ले लेते हैं। मान लीजिए 2021 के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हो गया वर्ष, तो मान लेते हैं किसी उत्पादन ले लेते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन ले लेते हैं, दाल चावल गेहूं जो भी है, मान लीजिए ले लेते हैं कि 2010 में उत्पादन हुआ 10 कुंटल, ये हो जाएगा हमारा। 2012 में उत्पादन हो रहा है 20 कुंटल, यहाँ पे आ जाएंगे। तो 0 से 10 में यहाँ पे हम एक चित्र बनाएंगे, ऐसे 10 है, बीस में मान लीजिए 2012 में 20 है, ये बनाया हमने। ये उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है, मान लीजिए किसी साल कोई उत्पादन थोड़ा घट जा रहा है, ठीक। अब हम आते हैं इस तरह से जो चित्र हमको प्राप्त है, इन चित्रों को हम दंड चित्र कहते हैं। तो 2 रेखा चित्र हमने देख लिया, दंड चित्र देख लिया। अगला हम देखते हैं आयत चित्र। आयत चित्र इन्हीं आंकड़ों को यहाँ से 0 से 10,
10 से 20, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ देखते हैं, इस तरह से हमने ले लिया 0, 10, 20, 30, 40 और 50। इधर ले लेने 15, 2015, 2020, 2025, ये आ गए। हम देखते हैं यहाँ पे इतना उत्पादन हो रहा है, फिर 20 में ये उत्पादन हो जा रहा है, 25 में ये हो जा रहा है, 2010 में उत्पादन इतना था, 2005 में उत्पादन इतना था। इस तरह से हमको जो चित्र प्राप्त होता है उसे हम आयत चित्र कहते हैं। अब बारंबारता बहुभुज देखते हैं, तो ये प्रश्नों को करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग आसानी से। बारंबारता बहुभुज क्या है? बारंबारता बहुभुज के लिए पहले हम इस तरह का आयत चित्र प्राप्त कर लेते हैं, आयत चित्र बना लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, मान लीजिए बस में ले लेना है। हमको आयत चित्र प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी हम ले ले रहे हैं। अब इस आयत चित्र के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। इस तरह से जो हमको चित्र प्राप्त होता है उसे हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं। अब हम आते हैं अगला पाई चित्र पे। एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि वृत्त 360 अंश के कोण बनाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, मान लीजिए 100% आबादी है, किसी भी आबादी को ले लेते हैं, मान लीजिए 10,000 आबादी है। अब इस आबादी में यानी जनसंख्या मान लेते हैं 10,000 है, किसी गांव की या किसी शहर की आबादी, नगर की 10,000 है। अब इस 10,000 की आबादी को हमें बांटना है, इसमें से 5,000 पुरुष हैं, 4,000 महिला हैं, 1,000 बच्चे हैं। 5,000, 4,000, 10,000। अब हमको 360 के कोण के अनुपात में इस वृत्त का विभाजन करना है। तो 360 अंश के हम उसको विभाजित कर लेंगे और 3 भागों में इसको कोण को बांट लेंगे। ये पुरुषों का हो जाएगा, ये महिलाओं का हो जाएगा और इसलिए बच्चों का हो जाएगा। इस तरह से हम पाई चित्र प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह का जो हमारा चित्र प्राप्त होता है उसे हम पाई चित्र कहते हैं। यहाँ पे हम कोण में विभाजित कर लेंगे। ये 5,000 पुरुष है, तो आधा पुरुष है, तो ये आधी 180 अंश का कोण हो जाएगा। 180 अंश पूरे 10,000 का। 10,000 का हम ऐसे निकालेंगे, 5,000 पुरुष हैं, 5,000 बटे 10,000 गुणे 360, 180 अंश प्राप्त। इसी तरह 4,000 का हम प्राप्त कर लेंगे, 4,000 बटे 10,000 गुणे 360, ये 3 जीरो समाप्त हो जाएगा, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 36 गुना 144। यहाँ पे जो कोण आएगा वो 144 अंश का कोण आ जाएगा। इसी तरह से हम 1,000 का निकालेंगे तो 36 अंश आ जाएगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं, कुल टोटल 360 अंश है, 180 अंश ये हो गया, 144 ये हो गया, दोनों जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 36 अंश। तो हमने देख लिया यहाँ पे सारणियन क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता क्या होती है,
और सार्डियन को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं या कितने प्रकार के सार्डियन होते हैं, तो एकल, द्विसार्डी और बहुसार्डी। अब आंकड़ों का निरूपण हमने देखना है रेखा चित्र, दंड चित्र, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज और पाई चित्र के रूप में। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ इस तरह प्रश्न पूछे। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापे हैं उसमें हमने देखा समांतर माप, बहुलक, माध्यिका और गुणोत्तर मान होते हैं, हरात्मक मान होते हैं। इस तरह से गुणोत्तर मान को हम देखते हैं। मान लीजिए 4 और 9, दो का गुणोत्तर मान निकालना है, तो दो संख्याएं हैं, तो हम कर्ली में 2 लिखेंगे और 9 गुणे 4, यानी इसके अंदर से हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका जोड़ा बनता हो और एक निकालेगा। 9 चौक 36, तो 36 का में 2 का जोड़ा बनेगा जब सेम हो 6 और 6, 6 गुणे 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, एक जोड़ा निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 अवार्ड और 4 का लेते हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 लिखेंगे कर्ली में, 2 गुणे 8 गुणे 4, 16 चौक 64, यहाँ देख रहे हैं हमारा है 64। अब ऐसी संख्या इसका हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 संख्या लिखी, 3 का जोड़ा बनेगा तो एक को हम बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से कोई संख्या हमारी 3 9 27 81 43 243, 1 2 3 4 5, इसका हम गुणोत्तर मान निकालेंगे। 5 संख्या है, 5 लिखेंगे बाहर कर्ली में, यानी हमको 5 का गुणा बनाना है, 27 गुणे 81 गुणे 243। अब इसका हम विभाजन करते हैं, 5 जोड़े बनाने हैं, सबको हम तोड़ लेते हैं। 3 गुणे 3, 27 का 3, 3 का 9, 3 27, ये 3 का हो गया, ये 9 का हो गया, 27 का हो गया, 81 का 4 बार होगा, 3 3 का 9, 3 27 है, 81 का हो गया, 243 का 5 बार हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 27 या 81 80 343 5 बार। अब इसमें हम देखेंगे 5 5 का जोड़ा बनाना है, यहाँ से 3 और 2 5, एक जोड़ा बन गया, फिर 1 और 4 5 हो गया, और 3 का 5, एक जोड़ा ये बनता है, 3 जोड़े बन गए हैं। यानी इसमें से 5 तुमको 5 5 का जोड़ा बनाना था, तो हमारा 3 5 का जोड़ा बनाना है, तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया और 5 ये हो गया, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3, यानी 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, इसका हमारा आंसर 27। अगला देखते हैं। इसी तरह से हरात्मक माध्य पूछे जा सकते हैं। हरात्मक माध्य का सूत्र होता है n अपान वन अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड, संख्याएं जो भी हो एक्स वाई जेड लिखेंगे। अब मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है जिसका हरात्मक माध्य हमको ज्ञात है 18, यानी ये मालूम हमको 18 संख्या है, कितनी, 2 संख्या दिया हुआ, तीसरी संख्या निकालनी है, यानी टोटल n है 3। अब 1 अपान एक्स 12 एक मान लेते हैं, वाई 36 मान लेते हैं, 1/12 धन 1/36 धन तीसरी संख्या को मान लेते हैं जेड है, जो हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम हल कर लेंगे, 36 और 12 का लासा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12, 3 यहाँ 36 हो जाएगा, 36 दोनों का लासा 36 हो जाएगा, 12 13 36, 3 3 और 36 का 1 हो जाएगा, 1 धन 1/8 बराबर 4/36 हो जाएगा, ये 4/36
धन 1/z। हल कर लेंगे, 4 4 4 9 36, ये हो जाएगा 3/1/9 और 1/z। हम पीछे गुणा कर लेते हैं, इधर 1/9 धन 1/z इधर आ गए। अब 18 में हम पीछे गुणा कर लेते हैं, उसको इधर ले आते हैं, उधर कर देते हैं, तो 1/9 धन 1/z बराबर हो जाएगा 3/18। काट देंगे, 3 का 3, 3 6 18। फिर देखेंगे हम 1/9 को 1/6 में ले जाके घटा देंगे, तो 1/z बराबर हो जाएगा 1/6 और 1/9 उधर जाएगा, 1/6 इधर बचा हुआ, 1/9 उधर जाएगा तो 1/9 माइनस हो जाएगा, दोनों का हम लासा ले लेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 3 18, 3 और 9 2 18, 2 1 2, यानी 1/18। अब 1/z बराबर 1/18 हो रहा है, 1/z बराबर 1/18, पीछा गुणा कर देंगे हम, तो z बराबर हो जाएगा हमारा 18। आंसर तीसरी संख्या हमारी ज्ञात हो गई 18। इस तरह से हम गुणोत्तर मान, हरात्मक मान कर लेंगे। समांतर मान के केवल प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह से मित्रों सांख्यिकीय आंकड़ों का वर्गीकरण हमने ये टॉपिक पूरा किया। आगे और अभ्यास में प्रश्नों को कराया जाएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों।